नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा है, उस लास्ट लेक्चर में विभव मापी की दो एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं हम। नंबर 1, दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। नंबर 2, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन। एकेडमिक सिलेबस में ये दो ही एप्लीकेशंस हैं। अगर अपन बात करें कंपटीशन पर्पस की या अपन लेबोरेटरी की बात करें, जहां आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोगशाला की जहां तक बात करें, तो वहां पर अन्य एक्सपेरिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे वोल्टमीटर का अंश शोधन व अंशांकन, अमीटर का अंश शोधन व अंशांकन। अंशोधन व अंशांकन को कैलिब्रेशन कहते हैं सिंपली, है ना। तो वोल्ट मीटर और अमीटर के अंशोधन व अंशांकन भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर एप्लीकेशन ही देखें तो ताप विद्युत वाहक बल का मापन, खैर वो प्रयोगशाला में नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि विभव मापी की एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में ली गई दो एप्लीकेशन से ज्यादा है। अब जब आप मान लीजिए अन्य एप्लीकेशन पर आएंगे, अन्य आवश्यकता पर आएंगे, विभव मापी में अन्य बात करेंगे, तो अन्य बात करेंगे तो वहां एक समस्या आपको आ सकती है। क्या समस्या साहब? तो इसको समझो। जैसे अपन ने विद्युत वाहक बलों की तुलना का एक्सपेरिमेंट किया, आपको ध्यान होगा कि विभव प्रवणता x कैंसिल आउट हो गई, यानी फॉर्मूले में x उपलब्धि नहीं है। तो हमने इस बात पे विचार ही नहीं किया कि विभव प्रवणता x कहां से लाएं, विचार ही नहीं किया, क्योंकि सूत्र सिंपल था, E1/E2 = L1/L2। इसी प्रकार जब हमने सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना की, तो हमने उसका भी जब अंतिम सूत्र देखा, तो स्मॉल r = L1 - L2/L2 × कैपिटल R, यानी उसके सूत्र में भी विभव प्रवणता x उपस्थित नहीं है। तो स्वाभाविक है, जो दो एक्सपेरिमेंट आपको कराए जा चुके हैं, उन दोनों एक्सपेरिमेंट में आपको कहीं भी इस बात को जानने की जरूरत नहीं पड़ रही कि x का मापन कैसे करें। लेकिन मान लीजिए आप वोल्ट मीटर व मीटर का कैलिब्रेशन करते हैं, यानी अंशांकन करते हैं। अब उस एक्सपेरिमेंट में आपको x की जरूरत पड़ेगी, यानी विभव प्रवणता की जरूरत पड़ेगी। अगर विभव प्रवणता की आपको आवश्यकता पड़ गई तो आप उसको कैसे ज्ञात करेंगे, यह आपको अभी तक के किसी भी एक्सपेरिमेंट में सीखने को नहीं मिला। तो क्योंकि चैप्टर एंड है, तो मैं आपको छोटे से टॉपिक के जरिए एक तो यह समझा देता हूं कि विभव प्रवणता को शुद्धता से कैसे मापा जाए, और एक चीज और समझा देता हूं कि विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाया कैसे जा सकता है। क्लियर साहब? तो मेरे ये दो छोटे छोटे टॉपिक इस चैप्टर के अंतिम क्लिप में है ना। पहला है सब विभव मापी का मानकीकरण। मानकीकरण है ना। विभव मापी का मानकीकरण किससे कहते हैं साहब? तो बिल्कुल सिंपल, विभव प्रवणता को शुद्धता से मापने की प्रक्रिया को मानकीकरण कहते हैं। मतलब मानकीकरण में मैं आपको शुद्धता से विभव प्रवणता को मापना सिखाऊंगा, क्योंकि विभव मापी के द्वारा मापन या मापे गए पाठ्यांक की शुद्धता विभव प्रवणता की शुद्धता पर निर्भर करती है। अर्थात अगर विभव प्रवणता x में अशुद्धि हो तो स्वाभाविक रूप से आपका मापा गया पाठ्यांक भी अशुद्ध होगा, है ना। तो x पे दारोमदार है, x शुद्धता से मपे, उसका मापा जाना शुद्धता से जरूरी है, जिसे अपन मानकीकरण कहते हैं। तो सब अब देखो इसको कैसे मापते हैं। विभव प्रवणता
का मापन करने के लिए प्राथमिक परिपथ का उपयोग नहीं करते। इससे द्वितीयक परिपथ के द्वारा मापा जाता है। पहली बात, द्वितीयक परिपथ में विभव प्रवणता को मापने के लिए ऐसे सेल का इस्तेमाल करते हैं जिसका विद्युत वाहक बल समय के सापेक्ष स्थिर रहे। ऐसे सेलों को मानक सेल कहते हैं, स्टैंडर्ड सेल कहते हैं, है ना। ये मानक सेल दो हैं, एक तो है कैडमियम सेल, दूसरा है डैनियल सेल, है ना। क्योंकि इनका विद्युत वाहक बल समय के सापेक्ष स्थिर रहता है, इसलिए इनको स्टैंडर्ड यानी मानक सेल के नाम से भी पुकारा जाता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कैडमियम सेल का विद्युत वाहक बल 1.0186 वोल्ट। मानक सेल है, इससे मैंने उसका इंडिकेशन E0 बना दिया, अलग से दिख जाए वो, है ना। डैनियल सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट। क्लियर सर। आप विशेष रूप से डैनियल सेल के विद्युत वाहक बल को ध्यान रखें, क्योंकि अपनी जो लेबोरेटरीज है उसमें स्टैंडर्ड सेल के रूप में आपको डैनियल सेल दिया जाएगा। कैडमियम सेल कॉस्टली है, इसलिए जनरली लेबोरेटरीज में मानक सेल के रूप में सभी जगह डैनियल सेल का उपयोग करते हैं, इसलिए आप इसका विद्युत वाहक बल 1.08 को ध्यान रखें। क्लियर सब। अब मैं आपको सिखाता हूं कि हम किस तरह से विभव प्रवणता X शुद्धता से ज्ञात करें, है ना। ये मैंने प्राइमरी सर्किट में ये सीसा संचायक सेल, ये की और ये धारा नियंत्रक, है ना, RH, ये की, ये पॉजिटिव नेगेटिव। इसके पैरेलल हम 10 मीटर लंबे तार को एक सरल रेखा से दर्शाते हैं। सिंबॉलिक है, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, ठीक है। ये तो हो गया प्राइमरी सर्किट, ठीक है। अब हमें मानकीकरण करना है, जिसके लिए हम मानक सेल का इस्तेमाल द्वितीयक परिपथ में करेंगे। यह बात आपको पहले से बता रखी है कि द्वितीयक परिपथ में जिस भी कंपोनेंट का आप यूज करें, उपयोग करें, उसका धनाग्र उच्च विभव बिंदु ऐसे जुड़ा होना चाहिए। तो स्वाभाविक मैं मानक सेल ले रहा हूं, है ना, तो मानक सेल का धनाग्र या उच्च विभव बिंदु ऐसे जोड़ दिया। ये देखो धनाग्र उच्च विभव बिंदु ऐसे जोड़ दिया। इसका इंडिकेशन अलग से अपन ने E0 रख ही रखा है ना। नेगेटिव गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे और फिर गैल्वेनोमीटर से निकला हुआ तार जो कि से संबंधित रहेगा, जिससे अपन विभव मापी के 10 मीटर यानी 1000 सेंटीमीटर लंबे वायर पर चला सकते हैं। ये धारा की दिशाएं वगैरह दर्शा दें, एक सर्किट को डेकोरम देने का तरीका है ना। ये सब सारी हमने सर्किट को एक व्यवस्थित करके दिखाने की जो तरीका था वो आपको समझा दिया। अब आपको क्या करना है सर, आपको मानक सेल E0 के लिए विभव मापी के तार पर संतुलित लंबाई प्राप्त करनी है, यानी वह लंबाई जिसमें गैल्वेनोमीटर में 0 आ जाए वो आपको प्राप्त करनी। उसी लंबाई को संतुलित लंबाई कहते हैं। उस समय विभव मापी की अवस्था संतुलन अवस्था कहलाती है ना। तो सब अब आपने मान लीजिए विभव मापी के तार पर मानक सेल के लिए संतुलन लंबाई प्राप्त की L0, ठीक है सर। अब यहां पे गैल्वेनोमीटर में 0 आ चुका होगा, तो अभी मैं इसको क्या कह रहा हूं, संतुलित लंबाई L0। अगर विभव प्रवणता X है तो E0 बराबर XL0,
यानी विभव प्रवणता x बराबर E0 अपॉन L0, क्योंकि आपको एडवाइस किया ही जा चुका है कि मानक सेल के रूप में हमारी लेबोरेटरीज में डेनियल सेल इस्तेमाल करते हैं, तो स्वाभाविक है कि डेनियल सेल इस्तेमाल करते हैं तो E0 तो फिक्स हो ही गया। E0 कितना लिख देंगे आप? 1.08। अब आप विभव मापी के तार पर संतुलित लंबाई जो भी आपने प्राप्त की उससे फॉर्मूले में रखें, x का शुद्धता से मापन हो जाएगा। इसी को कहते हैं मानकीकरण। ये एक काम समझाना था मेरा, मैंने समझा दिया आपको। अब मेरी दूसरी बात को ध्यान से समझे। सेकंड बात है सुग्राह्यता, है ना साहब? आपको समझा चुका हूं मैं। विभव मापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता x के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी x का मान मिनिमम होगा तो सुग्राह्यता मैक्सिमम होगी। सीधी सी बात है ना? अब x को आप मिनिमम कैसे करें? तो समीकरण 1 को देखें। 1.08 तो फिक्स है इससे। x को मिनिमम करने के लिए जो मानक सेल से आपने संतुलित लंबाई ली है L0, इसे अधिकतम करें तो सब L0 मैक्सिमम करें। अब आप कहेंगे क्या संतुलित लंबाई विभव मापी से जो हम ले रहे हैं वो मैक्सिमम करना हमारे हाथ की बात है क्या? इसमें मेरा जवाब होगा हां। केवल एक संतुलित लंबाई लेना आपके हाथ की बात है, ओनली वन। अदर जो बैलेंस लेंथ है अन्य, वो फिर नेचुरल वे में जो आएंगी वही आएंगी, वो जो मतलब जो ये प्रोवाइड करेगा। भाई एक संतुलित लंबाई आप अपने मन चाही ले सकते हो, एक, ओनली वन। यूं कह दें कि साहब ऐसा करके आपने विभव मापी को सेट कर दिया, सुग्राही बना दिया। जैसे मान लीजिए विभव मापी की कोई शक्ल सूरत में अंतर तो होता नहीं, 10 लोग विभव मापी लेके बैठे तो सबके पास एक जैसा ही होगा, लेकिन जो उसमें जानकारी रखता होगा वह सुग्राहिता बढ़ा लेगा x को कम करके, उसको जानकारी है तो उसका विभव मापी फिर उन 9 से अलग हो जाएगा। टोटल 10 थे तो उसका विभव मापी उनसे, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है मोर एक्यूरेट होगी, वो ज्यादा एक्यूरेसी से मापेगा, अच्छी संवेदनशीलता से काम करेगा, क्योंकि उसने दिमाग लगा लिया। उसने, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, वो ये बात जानता था तो उसने x को कम किया, x को कम करके सुग्राह्यता बढ़ा ली। अब x को कम करने के लिए मानक सेल से प्राप्त संतुलित लंबाई L0 ये अधिकतम केस सेल है। तो देखो सब ध्यान से समझना। आप जैसे 1000 सेंटीमीटर लंबा वायर होता है तो आपने डिसाइड कर लिया कि यार L0 में 850 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। चलो सब ये आपने घर पे से विचार करके चल दिया। आप ये आप इसको रख दो, जोकी को कहां पे रख दो? 850 सेंटीमीटर पर रख दो। आपने जब जोकी 850 सेंटीमीटर पर रखी तो स्वाभाविक रूप से गैल्वेनोमीटर में 0 नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये आपके द्वारा ली गई लंबाई, संतुलित लंबाई थोड़ी है फिलहाल ये, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में 0 नहीं है। गैल्वेनोमीटर में 0 होगा तो लंबाई को मैं संतुलित लंबाई कहूंगा, वरना नहीं कहूंगा। अब देखो आप क्या करना, ये तो आपने फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दो यहां पे, है ना। ये धारा नियंत्रक दिख रहा है आपको, इस धारा नियंत्रक की जोकी को थोड़ा सा आगे पीछे सरकाओ। जैसे जोकी को आगे पीछे सरकाओगे धारा में परिवर्तन होगा।
और हम जानते हैं x बराबर IR/L। जैसे ही धारा में परिवर्तन होगा x में चेंज होगा, और जैसे x में परिवर्तन आएगा वैसे L0 में चेंज आएगा। देखो अब x में परिवर्तन आते ही L0 बदलेगा। तो सब विभव प्रवणता x धारा पे निर्भर करती है ना। उसको मैं इस समय कम करने की कोशिश कर ही रहा हूं। तो मैं प्राथमिक परिपथ में लगे धारा नियंत्रक की जोकी को इस तरह से सरकाऊंगा कि गैल्वेनोमीटर में 0 दिखाई दे जाए, 0 आ जाए। अब बोलो, अब 850 सेंटीमीटर को क्या कहोगे आप? गैल्वेनोमीटर में 0 है, जो कि यहां रखिए। इस 850 सेंटीमीटर को आपको संतुलन लंबाई कहना पड़ेगा। यानी अब संतुलन लंबाई कितनी है? 850 सेंटीमीटर है। अतः x इज इक्वल टू E0 तो फिक्स सही, और ये 850 सेंटीमीटर। ये आ गया साहब वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ये विभव प्रवणता को आपने न्यूनतम कर लिया और सुग्राहिता आपकी उच्चतम हो गई, यानी शानदार हो गई। कहने का मतलब हम अच्छा सुग्राही खुद बना सकते हैं, और ये एक लंबाई लेने की हमारी स्वतंत्रता है। उसके बाद अब जो लंबाई है वह नेचुरल आएंगी जैसी आनी चाहिए थी, या जो इंस्ट्रूमेंट प्रदान करेगा। ये ध्यान रखिएगा कि एक बार जब आप x को सेट कर लें, उसके बाद फिर इस धारा नियंत्रक की जोकी को टच ना करें, क्योंकि ये जोकी हिली, धारा चेंज हुई, x चेंज हो जाएगा। x चेंज होते ही फिर आपके मापे गए पाठ्यांक सारे के सारे बेकार हो जाएंगे, क्योंकि आप तो x इसे ही मानते रहोगे। लेकिन आपने जोकी पे हाथ रख दिया, इसको सरका दिया, तो x तो चेंज हो ही चुका, तो फिर चक्कर पड़ जाए। तो एक बार जब आप विभव प्रवणता या विभव प्रवणता के लिए L0 सेट कर चुके हो, तो फिर आप ध्यान रखें। ये तो बच्चों मानकीकरण और सुग्राहिता में वृद्धि करने का तरीका। अब आ जाइए, कुछ एक न्यूमेरिकल मैं आपको संबंधित टॉपिक से करा देता हूं। से तो अपन एंड भी कर रहे हैं, से ज्यादा कठिन न्यूमेरिकल नहीं, मैंने डीपीपी वगैरह में भी दिए। फिर मैंने आपसे कह भी रखा है कि अगर आपको और ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस वगैरह लेने हैं तो आप मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, उसमें सब अवेलेबल है। चलो सब न्यूमेरिकल में सिंपल से चालू करते हैं। किसी एक विभव मापी व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल से संतुलन बिंदु 35 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। सीधे सीधे सवाल है सब। मैं क्योंकि यहां लिखवा नहीं रहा हूं तो मैं आपको इसने 2 बार रिपीट कर देता हूं, है ना। विद्युत वाहक बल तो है 1.25 वोल्ट, और इससे प्राप्त संतुलित लंबाई ये बता रहा है 35 सेंटीमीटर। चलो अभी तो सेंटीमीटर में रहने देते हैं। अब ये कह रहा है लंबाई पर प्राप्त। यदि इस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दें, शिफ्ट कर दें, भाई इस सेल से तो संतुलित लंबाई ले ली इसने, लेकिन कह रहा है इस सेल को हटाकर कोई दूसरा सेल लगा दें और उस दूसरे सेल से संतुलित लंबाई 63 सेंटीमीटर आती है ना। अब ये दूसरे सेल का स्वाभाविक विद्युत वाहक बल ही पूछेगा, तो इसने कहा साहब, यही कहा इसने कि दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल बताइए। ठीक है साहब, सिंपल सा सवाल था, है ना। तो इस दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल अपने को बताना है, तो सिंपल है, क्योंकि हम जानते हैं E2/E1 इज इक्वल टू L2/L1। विद्युत वाहक बलों की तुलना होगी, है ना, यानी E2 इज इक्वल टू L2/L1 इंटू E1, है ना। ये वन ही समझना अब इसको, है ना। E2 L2 इज इक्वल टू 63, L1 यानी 35 और E1 ये 1.25 कह रहा है ना।
इसको आप कैलकुलेट करिएगा। ये अभी 13 पंज 65, तो 13 से तो नहीं कट रहा। इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसकी शायद 2.25 वोल्ट आएगी, वो देख लेना आप, है ना। मैं एक्चुअली क्या है कि लाइव कैलकुलेशन तो पॉसिबल हो नहीं पाएगी, तो मैं तो बस एक सिंपल वे बता रहा हूँ आपको कि न्यूमेरिकल इस तरह से होना। इसमें इससे दे ही दी, इससे संतुलित लंबाई दे रखी है, ये पूछा है तो अपन समझ गए कि विद्युत वाहक बलों की तुलना वाला है, तो ये अपन ने इसको कर दिया। सिंपल है ना। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में स्पेस देख लेता हूं मैं, अगर आगे जाएगा तो आगे ले जाऊंगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ये एंड हो ही गया ना, ये अपन ने कर लिया जो भी है ना। नेक्स्ट में ये कह रहा है, एक इसने 1.5 वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए, अब जिस सेल की बात कर रहा है उसका विद्युत वाहक बल तो इसने बता दिया 1.5 वोल्ट, उसको मापने के लिए ये 2 वोल्ट वाले विभव मापी। अब ये 2 वोल्ट बोला तो ये सीसा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल हुआ, क्योंकि जिसका आंतरिक प्रतिरोध मापना है उसका तो इसने बोल ही दिया 1.5 वोल्ट वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए जो विभव मापी यूज कर रहे हैं उसमें लगे संचायक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। अब ये सीधे सीधे कहता है खुले परिपथ में संतुलन बिंदु 76.3 सेंटीमीटर पर मिलता है। बहुत ध्यान से समझना आप, 2 पोजीशन होती हैं खुले परिपथ में। जब भी आप लंबाई लेते हो वो विद्युत वाहक बल के लिए लेते हो, और विद्युत वाहक बल के लिए ली गई लंबाई को लिखते हैं अपन L1, 76.3 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको सेल के आंतरिक प्रतिरोध में फॉर्मूला पहले लिख देता हूं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। यहां पर ये तो चलो इधर एक तरफ अकेले अपन ने इसको न्यूमेरिकल को बाउंड कर देना ताकि अपना वो न्यूमेरिकल अफेक्ट। यहां पर आप स्पेशली ध्यान रखना, मैं आपको फिर याद दिलाता हूं, L1 E के लिए है, L2 V के लिए है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि V के लिए लंबाई को L2 मानना है और E के। तो खुले परिपथ में कह रहा है ये, तो खुले परिपथ में कह रहा है तो डेफिनेटली खुले परिपथ में विद्युत वाहक बल ही मापा जाता है ना। अपन ने परिभाषा ही बोली है, जब, या यूं कहते हैं जब सेल से धारा नहीं ली जा रही हो, अर्थात सेल खुले परिपथ में हो, तो टर्मिनलों के मध्य विभवांतर को या वोल्टमीटर के पाठ्यांक को विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसने खुले परिपथ में जो संतुलित लंबाई ली या बताई, ये स्वाभाविक है L1 है। क्लियर? एक बात तो क्लियर होगी अपने पास, ध्यान रखना अपने को। ये ऐसे में अभी आपको इसका सवाल भी बताऊंगा, उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है ना। आगे भी इसका कोई प्रॉब्लम आए तो वहां भी मैं बताऊंगा, है ना। अब ये कह रहा है सेल के परिपथ में 9.5 ओम प्रतिरोध का उपयोग कर, मतलब अब क्लोज कर दिया। अब इसने कितना प्रतिरोध का यूज किया? इसने जो प्रतिरोध का यूज किया 9.5 ओम, इतने रेजिस्टेंस का यूज कर, और फिर इसने संतुलित लंबाई ली। ये संतुलित लंबाई इसको मिली 64.8 L2, सॉरी ये L2 इसने ली 64.8 सेंटीमीटर। क्लियर सर? अब ये कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान बताइए। ठीक है सर? तो कहने का मतलब बस इसमें झंझट यही है, मैं अभी आपको हाथों से एक सवाल करवा भी दूंगा, कोशिश करूंगा। ये इस आंतरिक प्रतिरोध वाला जो न्यूमेरिकल है ये आपके एकेडमिक में आ सकता है, बड़ा टेक्निकल है। इसमें बच्चों को ये ध्यान रखना है कि L1 क्या और L2 क्या। तो मैं आपके सामने लास्ट बार रिपीट करता हूं, L1 विद्युत वाहक बल के लिए, L1 को बोलने के कई सारे तरीके, जैसे बोला खुले परिपथ में, तो मैं समझ गया L1 है। ये ऐसे भी कह सकता था सेल के द्वारा ली गई लंबाई, तो भी मैं समझ जाता L1 ही बोलेगा।
और प्रतिरोध लगाने के बाद जो लंबाई बोलेगी आर के बाद, तो आर के बाद जो लंबाई बोलेगा फिर वो लंबाई जो होगी वो L2 होगी, क्योंकि आर अप्लाई कर दिया ना आपने 9.5। उसके बाद जो ले रहे हो फिर तो वो V है, फिर वो इससे मतलब ही नहीं उसका, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो आंतरिक प्रतिरोध बताए थे फिलहाल। L1 मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया मैंने, तो L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू 9.5, है ना। तो ये R, इसको आप देख लो कितना जैसे कटता है, ये 76.3 64.8, है ना। 5 तो ये रहा, 1 ये रह गया, है ना। तो 5 1 यानी 1.5, है ना। ये 1.5 64.8 इंटू 9.5। एक बार और देख लेता हूं मैं, 76 है तो 5 तो ये हो गया, 5 1 और ये 1, ठीक है, ये बचता है। अब ये करीब करीब जो भी है 1.7 अराउंड शायद इसका आंसर आएगा। मैं गारंटी नहीं दे रहा, आप चेक कर लेना। मेरा काम है, मैं आपको बताता हूँ बार बार कि ये तो चीज़ अगर मैं वो ध्यान दे जाती है तो मैं लिख देता हूँ, आप तो बस यहाँ तक समझा करो। वो तो मैंने एक लिख दिया आइडिया से कि शायद ये होगा, है ना। तो आप तो खुद कैलकुलेशन करो, जो भी आंसर होगा आपके सामने होगा, है ना। तो सब ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध का